आप सब लोगों का स्वागत है। अभी जब यहाँ पर एआईसीसी में आप सब लोग भी आए होंगे तो आपने देखा होगा कि किस प्रकार से देश के प्रमुख विपक्षी दल के मुख्यालय को पुलिस ने छावनी में एक तरीके से परिवर्तित कर दिया। मैं इस प्रमुख विपक्षी दल का राष्ट्रीय महासचिव हूं और मुझे 4 जगह के ऊपर गाड़ी से उतर करके पुलिस को रिक्वेस्ट करके यहां पर आना पड़ा। तो क्या हमारे देश के अंदर लोकतंत्र जिंदा है, जहां पर प्रमुख विपक्षी पार्टी के मुख्यालय के अंदर वहां पे महासचिव को आने के लिए इलाके के एसएचओ को रिक्वेस्ट करके यहां पर आना पड़ता और वो भी वेट कराते हैं, अपने ऊपर के आकाओं से पूछते हैं, गाड़ी के अंदर देखते हैं और उसके बाद में आने देते हैं। मैं नहीं समझता कि आज तक के इतिहास में कभी भी हमारे देश के अंदर किसी भी विपक्षी पार्टी के ऑफिस में इस प्रकार से आक्रमण हुआ होगा, जैसे कि अभी कुछ ही दिन पहले आपने देखा कि पुलिस पूरी तरीके से एआईसीसी के ऑफिस के अंदर गेट को तोड़ते हुए आई और अंदर आकर के लाठीचार्ज करना शुरू किया। कई आपके मीडिया कर्मियों ने भी उस चीज को देखा। 30 घंटों से ज्यादा राहुल जी की पूछताछ करी जा रही है और ईडी और दूसरे जितने भी सरकारी तंत्र हैं उसके माध्यम से अनुचित दबाव कांग्रेस पार्टी के ऊपर डाला जा रहा है ताकि कांग्रेस पार्टी की आवाज को बंद करा जा सके। क्योंकि हमेशा हम लोगों ने मजदूरों की, गरीबों की, किसानों की, युवाओं की आवाज को कभी कांग्रेस ने और हमारे नेता राहुल गांधी ने दबने नहीं दिया। लिहाजा आज ईडी और पुलिस के माध्यम से ये दबाव बनाया जा रहा है कि आप इनकी आवाज क्यों उठा रहे हैं, सरकार के खिलाफ क्यों आप बोल रहे हैं। ईडी और सीबीआई पिछले 8 वर्षों के अंदर ईडी ने इस वक्त 5422 केस ईडी के चल रहे हैं। ये बड़े हैरानी करने वाले फिगर्स हैं। 5422 केसेस ईडी के चल रहे हैं, उसमें से 5310 केस, 5422 में से 5310 केस सिर्फ मोदी सरकार के पिछले 8 वर्ष के और सिर्फ 112 केसेस उससे पहले के हैं। 5422 में से सिर्फ 112 केस कांग्रेस के या पिछली सरकारों के हैं। 5422 में से 5310 केस पिछले मोदी सरकार के। तो आप समझ सकते हैं कि कितना दबाव डालने की कोशिश यहां पर करी जा रही है। और यह दबाव, इसको अगर नाम और संज्ञा दी जाए तो मैं इसको ग्लो एंड लवली स्कीम कहना चाहूंगा। ग्लो एंड लवली स्कीम, ये ग्लो एंड लवली आप लोगों को मालूम हो या ना हो, फेयर एंड लवली एक क्रीम आया करती थी। तो फेयर एंड लवली क्रीम का नाम अभी हाल में बदल करके ग्लो एंड लवली इसका हो गया। तो ये ईडी और सीबीआई ने अपने ऑफिस के अंदर ग्लो एंड लवली का एक डब्बा रखा हुआ है और वो डब्बा खोलते हैं, आते हैं, पूछते हैं कि भैया सरकार के खिलाफ बोलना बंद करो, भैया भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करो, और जो इनके दबाव में आता है उसके ऊपर ये ग्लो एंड लवली क्रीम लगाते हैं और वो सफाचट साफ होकर के बाहर निकल जाता है। उदाहरण, हेमंत विश्वा शर्मा जी, क्या हुआ? लुइस बर्जर और शारदा घोटाले केस में ईडी ने बुलाया, क्रीम लगाया, भाजपा में शामिल हो गए और ईडी ने एकदम सब चीजें सफाचट करके उनको ठीक कर दिया। येदियुरप्पा साहब के ऊपर ईडी का केस दर्ज हुआ है या नहीं हुआ, ये तो बताएं। नारायण राणे जी जब कांग्रेस में थे, ईडी और इनकम टैक्स के रेड नोटिसेज आते थे, लेकिन जैसे ही भाजपा में गए तो ये ग्लो एंड लवली स्कीम के तहत उनके ऊपर ये क्रीम लगी और वो पाक साफ हुए और उनको ठीक हो गए। सोमेन मित्रा जी जब तक टीएमसी में थे, मुकदमे चल रहे थे और जैसे ही पार्टी छोड़ी उनके ऊपर ईडी का सारे के सारे तरीके से माफ हो गया।
रमन सिंह के पता भी नहीं कि भी क्या ईडी के केस चल रहे हैं या नहीं चल रहे। मुकुल रॉय जी जब तक टीएमसी में थे ईडी के प्रेशर में, लेकिन जैसे ही बीजेपी में गए फेयर एंड लवली स्कीम में उनके ऊपर क्रीम लगी और ठीक हो गए। तो ये सारी की सारी चीजें इस बात को साबित करता है कि केवल और केवल सरकार के खिलाफ ना बोलने के लिए या भाजपा के अंदर शामिल होने के लिए इन एजेंसीज का, जांच एजेंसीज का इस्तेमाल हो रहा है और कांग्रेस पार्टी इसकी तीव्र निंदा करती है। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण इसी के बारे में हम कहना चाहते हैं, हमारे लीगल डिपार्टमेंट के तरफ से विवेक तनखा जी ने एक पत्र निर्मला सीतारमण जी को, अमित शाह और किरण रिजिजू को नोटिस भेजा है। ये हम आपको अभी इसके साथ में लगा करके देंगे। इसमें यह कहा गया है कि जिस प्रकार से ईडी के दफ्तर से सिलेक्टिव लीकेज करी जा रही हैं, झूठी और चयनात्मक खबरों को प्लांट करके कांग्रेस पार्टी के और हमारे नेताओं की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है, यह पूरी तरीके से गैर कानूनी। इसके अंदर इन्होंने बताया है कि कैसे सेक्शन 66 पीएमएलए का यह इजाजत नहीं देता कि सेलेक्टिव लीकेज करी जाए, और इसके अंदर जिन चैनल्स में और जहां पर सोशल मीडिया के अंदर अलग अलग जगहों के ऊपर ईडी के माध्यम से लीक करी जा रही खबरें, उसका भी जिक्र इसके अंदर किया गया है। मैं चाहूंगा कि आप लोग इसको भी जरूर देखें। और अलग अलग बातें जैसे कि राहुल गांधी नॉट कोऑपरेटिंग विद एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, ही पॉज्ड, डिडंट रिस्पॉन्ड टू अ नंबर ऑफ क्वेश्चंस, फिर were not satisfactory, the answers were not satisfactory, and it appeared that he was tutored by his lawyers on how to answer and avoid certain aspects, sources said। तो ये सोर्सेस के माध्यम से कहां से इनके पास में सब चीजें आ गई। हम लोगों ने कहा है कि अगर आप इतना ही दिखाना चाहते हैं तो वहां पर एक कैमरा लगा दीजिए, उसको लाइव टेलीकास्ट करिए, 30 घंटे लाइव टेलीकास्ट, लाइव फीड लीजिए, वहां से देखिए कि भी किस तरीके से वहां पर क्वेश्चंस, उनके पास कुछ पूछने को ही नहीं। तो जो सेलेक्टिव लीकेज करके जो ये मीडिया को दिया जा रहा है और अपनी तरीके से नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश करी जा रही है, ये गैर कानूनी है। सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने अलग अलग इसके अंदर जिक्र किया गया है कि कहां कहां पे इस तरीके की लीकेजेस के खिलाफ बोला है, और हम सरकार को ये कहना चाहते हैं कि अपनी एजेंसीज को समझाएं और ये सेलेक्टिव लीकेजेस बंद करें, और ये पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेशन को प्रभावित करने की ये कोशिश करी जा रही है। और तीसरा इसके अंदर जो महत्वपूर्ण बात है कि एफआईआर कहां है। हम लोग 4 प्रश्न इसके बारे में पूछना चाहते हैं कि पीएमएलए के तहत सबसे पहला तो कौन सा वो अनुसूचित अपराध है, शेड्यूल्ड ऑफेंस कौन सा है जिसकी जांच ईडी ने शुरू करी है। पीएमएलए एक्ट में शेड्यूल्ड ऑफेंस उसके अंदर दिया गया है कि ये शेड्यूल्ड ऑफेंस होना चाहिए। तो वो कौन सा शेड्यूल्ड ऑफेंस है, कौन सा वो अनुसूचित अपराध है जिसके तहत ये इंक्वायरी करी जा रही है, और किस पुलिस एजेंसी ने अनुसूचित अपराध के संबंध में एफआईआर दर्ज करी है, ये तो बताएं। और तीसरा, एफआईआर कहां है? क्या हमारे को किसी को एफआईआर की कॉपी अभी दिखाई है? लगातार कांग्रेस पार्टी, हमारे नेता इस चीज को पूछ रहे, कोई जवाब नहीं। और चौथा सबसे महत्वपूर्ण है, हम आपको ये बताना चाहते हैं, इनसे प्रश्न भी पूछना चाहते हैं कि क्या ये लोग जानते हैं कि अनुसूचित अपराध और एफआईआर के बगैर ईडी के पास में पीएमएलए के तहत जांच शुरू करने का कोई अधिकार नहीं। तो अगर कोई अनुसूचित अपराध नहीं, कोई एफआईआर नहीं, तो फिर वो जांच क्यों कर रहे हैं? और अगर है अनुसूचित अपराध और एफआईआर तो उसको सार्वजनिक क्यों नहीं कर रहे? सीधे सीधे हम लोग ये प्रश्न पूछना चाहते हैं। आज कांग्रेस पार्टी जंतर मंतर पर सत्याग्रह कर रही है। शाम को हम लोग 5 बजे राष्ट्रपति जी के पास जाएंगे और 2 बातें मुख्यतः लेकर के हम लोग सत्याग्रह कर रहे हैं और राष्ट्रपति जी के पास भी जाएंगे। एक, जिस तरीके से अग्निपथ स्कीम को लॉन्च किया गया है और पूरे देश के अंदर युवाओं के अंदर आक्रोश है, हमारी मांग है कि इसको, स्कीम को एकदम से वापस लिया जाए, पार्लियामेंट में डिस्कस करा जाए और युवाओं को कॉन्फिडेंस में लिया जाए, बात करी जाए, और उसके बाद में कोई ऐसी स्कीम लेकर के आए जो कि युवाओं से संबंधित है, सेना में भर्ती से संबंधित है। उससे पहले इसको एकदम से वापस लिया जाना चाहिए, ये हमारी मांग है। और दूसरी मांग हम लोगों की यह है कि जिस तरीके से लोकतंत्र के अंदर प्रमुख विपक्षी पार्टी के मुख्यालय पे हमला हुआ, जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं, सांसद हैं,
जिस तरीके से उनकी पुलिस ने प्रताड़ना करी है, प्रिविलेजेस कमेटी को हम लोगों ने रिक्वेस्ट करा है, स्पीकर को भी और वाइस प्रेसिडेंट को भी, कि वो इसको प्रिविलेजेस कमेटी में दे, इसकी जांच करे, और राष्ट्रपति जी को हम लोग इसके बारे में भी साथ में ये बोलेंगे। अंत में एक बहुत महत्वपूर्ण बात आप लोगों को आज हम जानकारी में लेकर के आना चाहते हैं, अग्निपथ के बारे में। एक यहां पे आने से पहले किसी ने व्हाट्सएप पे भेजा, वो मैं पढ़ करके सुनाना चाहता हूं। 1 रैंक 1 पेंशन का था वादा, ना रैंक ना पेंशन का है इरादा, क्या हुआ तेरा वादा। अग्निपथ स्कीम का मतलब नो रैंक नो पेंशन, और 4 साल की सेवा के बाद भरी जवानी में रिटायरमेंट का टेंशन। इसके अलावा अग्निपथ की स्कीम कुछ भी नहीं है। जो हम आज मुख्य बात आपको बताना चाहते हैं, आपको हम लोग सर्कुलेट करेंगे। एक ये सर्कुलर है अक्टूबर का 2020 का, जनरल बिपिन रावत सीडीएस के उनके टाइम का, और साथ में उनका ये इंटरव्यू है जो उन्होंने एएनआई को दिया था। और इस इंटरव्यू के अंदर जनरल बिपिन रावत ये कहते हैं कि सेना में सैनिक 17 साल के बाद में काम करके रिटायर हो जाते हैं, तो उनको रिटायरमेंट की एज बढ़ानी चाहिए। तो जनरल बिपिन रावत ये कहते हैं, उन्होंने जो सर्कुलर निकाला है और जो इंटरव्यू दिया है उसमें उन्होंने कहा है कि हमारे सैनिकों की रिटायरमेंट एज 58 वर्ष करनी चाहिए, और 58 वर्ष हमारे सैनिकों की रिटायरमेंट एज होगी तो हमारी सेना को बेहतर वो सर्व कर पाएंगे, हमारी सेना बेहतरी के ऊपर जाएगी। ये जनरल बिपिन रावत जी के खुद का ये कहना था, और उनके टाइम का ये सर्कुलर है जो हम अभी आपको दे रहे हैं। तो जो अभी सरकार ने अग्निपथ स्कीम लेकर के आए हैं, तो क्या ये उनका अपमान नहीं, उनकी याद का, उनकी सोच का और उनकी इच्छा का अपमान नहीं? हम सरकार से पूछना चाहते हैं, जो हमारे देश के पहले सीडीएस थे, क्या उनकी सोच और उनकी इच्छा का ये अपमान अग्निपथ स्कीम नहीं है? हम सरकार से पूछना चाहते हैं। जनरल बिपिन रावत ने ये कहा इस इंटरव्यू में, और मैं आपको बताना चाहता हूं, पढ़ करके सुना रहा हूं। हम सैनिकों को भर्ती करते हैं और उन्हें शुरू के वर्षों में सियाचिन, द्रास, गुरेज जैसे स्थानों पर, घर से दूर कठिन स्थानों पर भेजते हैं और उन्हें यंग एज में ही रिटायर कर देते हैं, जिन्हें बहुत थोड़ी सी 18,000 रुपए के लगभग पेंशन दी जाती है। फिर वो दूसरी नौकरी ढूंढते हैं। मैं चाहता हूं कि वो लोग पूरी नौकरी करें 58 साल की उम्र तक। ये जनरल बिपिन रावत की खुद का इंटरव्यू है, उनके शायद आखिरी के महीनों के अंदर उनका ये इंटरव्यू है। और यही नहीं, सिर्फ उन्होंने सैनिकों के लिए नहीं, बल्कि उन्होंने सीनियर ऑफिसर्स के भी रिटायरमेंट एज उन्होंने कहा 59 ईयर्स होना चाहिए, जनरल्स का 60 ईयर्स का होना चाहिए। तो जब जनरल बिपिन रावत जैसे हमारे, उनसे ज़्यादा तो कोई भी नहीं कह सकते कि क्वालिफाइड है। कल हमारे तीनों हमारे सेनाओं के अध्यक्षों ने बयान दिया, तो क्या वो सभी के सभी जनरल बिपिन रावत की सोच के खिलाफ में जा रहे हैं? आज हम सरकार से पूछते हैं कि क्या उन्होंने जो सर्कुलर और जो बिपिन रावत जी की जो सोच थी उसको क्या अनुसरण करने की कोशिश करी? जब हमारे सेना के अभी के सर्विंग जनरल्स, पुराने जनरल्स, बहुत सारे लोग, जितने भी विशेषज्ञ हैं, सब ये कहते हैं कि इतनी जल्दी रिटायर नहीं करना चाहिए, तो सरकार ने 17 वर्ष में जो रिटायर होते थे उसकी जगह अब 4 वर्ष में रिटायर कर रहे हैं, जिसमें ये कहते थे कि इनको 58 वर्ष तक के इनको रिटायर करना चाहिए। अब जो है सरकार उनको मात्र 21 वर्ष के ऊपर रिटायर कर रही है, तो इससे ज़्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती है। तो हम अंत में फिर से सरकार से कहना चाहते हैं कि कम से कम सीडीएस जनरल बिपिन रावत के कम से कम उनका अपमान ना करें, उनकी सोच का और उनकी इच्छा का अपमान ना करें, ये हम सरकार से कहना चाहते हैं। धन्यवाद। सर, मेरा सवाल है कि कल आर्मी की तरफ से बयान दिया गया कि जो भी प्रोटेस्टर हैं, जो वायलेंस में पाए जाएंगे, जिसके ऊपर एफआईआर है, उनको भारतीय सेना में जगह नहीं मिलेगी। क्या आप इस स्टेटमेंट को सपोर्ट करते हैं? देखिए, हमारा बड़ा साफ कहना है कि कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि ये एजिटेशन, सत्याग्रह गांधीवादी तरीके से होना चाहिए, वायलेंस नहीं होना चाहिए। लेकिन साथ साथ में हम लोग सरकार को ये कहते हैं कि सरकार भी
आज की स्थिति से जिम्मेदारी से, अपनी जिम्मेदारी से सरकार नहीं बच सकती है, क्योंकि ताली दोनों हाथ से बजती है। सरकार का ये फर्ज था कि इस प्रकार की स्कीम लेकर के आने से पहले व्यापक चर्चा करते और पार्लियामेंट के अंदर डिस्कस करते। युवा जो अपने 2 वर्षों से, जब से भर्ती बंद है, जब से तैयारी कर रहे हैं और सरकार उनके जख्म पे नमक छिड़क रही है और उनके मेहनत का और बेरोजगारी का अपमान एक तरीके से कर रही है, तो ये दोनों हाथ से ताली बजती, एक हाथ से ताली नहीं बजती है। ये हम सरकार को कहना चाहते हैं और साथ में ये भी कहना चाहते हैं कि इसके अंदर हमारे सभी युवकों को सत्याग्रह का और गांधीवादी तरीके का से अपना एजिटेशन करना चाहिए। देखिए, हम लोग जंतर मंतर पर कल भी हम लोगों ने सत्याग्रह किया था और अग्निपथ के विषय को लेकर के किया था। आज जंतर मंतर पर कांग्रेस के देश से सभी नेता यहाँ पर जमा हो रहे हैं और पुलिस से हम लोगों ने बाकायदा परमिशन मांगी थी। कल हमने कहा कि आप हमें बताएं, ये हमारा अधिकार है, लोकतांत्रिक अधिकार है कि हम इसका विरोध प्रदर्शन करें। दोनों चीज़ों का, एक तो अग्निपथ की स्कीम का भी, और जिस तरीके से कांग्रेस के मुख्यालय के ऊपर हमला किया गया और जिस तरीके से राहुल जी की को तंग करने के लिए, कांग्रेस की छवि धूमिल करने के लिए ईडी का प्रेशर आ रहा है, इन दोनों तीनों चीज़ों को लेकर के हम लोग इसके खिलाफ में सत्याग्रह कर रहे हैं और जंतर मंतर पर हम कर रहे हैं। पुलिस ने से परमिशन मांग करके कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि हम लोग, कांग्रेस पार्टी संविधान में, कानून में विश्वास करती है। हम कन्फ्रंटेशन नहीं चाहते, लेकिन हम अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए लड़ते रहेंगे और लोकतंत्र के अंदर हम लोगों का अधिकार है कि हम लोग अपने कहीं भी किसी भी तरीके से अन्याय हो रहा है तो उसके खिलाफ में हम लोग प्रदर्शन धरना करें। ये लोकतांत्रिक अधिकार है हमारा। सर, 2 चीजें, एक तो जैसे अग्निपथ पे सरकार ने साफ कर दिया है कि ये योजना वापस नहीं होगी, तो कांग्रेस का क्या एक्शन प्लान इस पे रहने वाला है, एक, और दूसरा कि राहुल जी से पूछताछ का चौथा दिन है। शुरुआती 3 दिनों में हमने देखा कि वो कांग्रेस दफ्तर आए और फिर एक 5 निकालने की कोशिश हुई, जिसकी इजाजत नहीं मिली और फिर वो आगे गए। तो आज क्या वो सीधे ईडी दफ्तर जाएंगे या क्या वो जंतर मंतर पहुंच सकते हैं? देखिए, यहाँ पे एआईसीसी तो नहीं आएंगे वहाँ पे जाने के लिए, और ईडी ऑफिस तक मार्च का भी हम लोगों का अभी का कोई कार्यक्रम नहीं है। और जो हम लोगों का कार्यक्रम है वो सत्याग्रह का है जंतर मंतर पे, दोनों चीज़ों को लेकर के। और आज शाम को हम लोग राष्ट्रपति जी से भी मिलने जा रहे हैं और अग्निपथ को वापस लेने के लिए, और कांग्रेस के मुख्यालय पे जिस तरीके से हमला हुआ है उसके खिलाफ, और हमारे जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, सांसद हैं, उनको जिस तरीके से तंग किया गया उसके खिलाफ, और ईडी का जिस तरीके से दुरुपयोग किया जा रहा है सरकार के द्वारा कांग्रेस की आवाज़ और हमारे नेता की आवाज़ को दबाने के लिए, उसके खिलाफ। देखिए, बड़ी अजीब सी बात है कि जनरल वीके सिंह खुद अपने एज को बढ़ाने के लिए अदालतों के दरख्वास्त लगाते थे, रिटायरमेंट एज बढ़ाने के लिए। आज जब सैनिकों का रिटायरमेंट एज कम कर दिया है तो उसका स्वागत कर रहे हैं। इसी संदर्भ में मैंने अभी कहा कि जनरल विपिन रावत ने 2020 के अंदर वीर गति पाने से कुछ ही महीने पहले उन्होंने ये बड़ा स्पष्ट कहा था कि हमारे सैनिकों को सिर्फ 17 साल के बाद रिटायर कर दिया जाता है और हमारे सैनिकों की रिटायरमेंट एज 58 वर्ष तक होनी चाहिए। ये जनरल विपिन रावत ने कहा, और ये सर्कुलर उस वक्त जो इशू हुआ था, ये सर्कुलर भी मैंने आपको अभी बांटा है और जो इंटरव्यू उन्होंने दिया है वो भी मैंने कहा। तो दुख की बात यह है कि जो हमारे देश के पहले सीडीएस हैं, उनकी इच्छा को और उनकी सोच का अपमान ये सरकार कर रही है, और जो उनकी इच्छा और उनकी सोच का अपमान जो सरकार कर रही है वो अपने आप में गलत काम कर रही है। जनरल विपिन रावत से बेहतर शायद फौज की कोई बेहतरी और नहीं चाह सकता। जनरल विपिन रावत का खुद ये कहना है कि हमारे सैनिकों को 58 वर्ष की उम्र तक काम करने का मौका मिलना चाहिए, और उसके ऊपर उन्होंने सर्कुलर निकाल करके उसकी शुरुआत करी थी। तो ये सरकार क्यों नहीं उसको इम्प्लीमेंट करती? कांग्रेस पार्टी की क्या
देखिए, ये बड़े दुख की बात है कि बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान ये सभी पॉलिटिकल लोग दे रहे हैं। मैं इनको भी बुरा नहीं मानता, क्योंकि इन लोगों का कोई से या कोई रोल इस स्कीम को बनाने के अंदर नहीं है। तो कुछ चंद ब्यूरोक्रेट्स अपने एयर कंडीशन कमरे में बैठ करके बगैर चर्चा करे ये स्कीम को बना देते हैं और उसके बाद में अपने पॉलिटिकल लीडर्स को कहते हैं कि आप इसको बचाव करें। तो जिनको जितना समझ में आएगा वो उतना उस हिसाब से बोलेंगे। कैलाश विजयवर्गीय ने इन लोगों को अपने ऑफिस के अंदर चौकीदार रखने के लिए कह करके इनको अपमान करने की कोशिश करी। तो अलग अलग तरीके से हमारे जो पॉलिटिकल लोग भारतीय जनता पार्टी के हैं उनसे मैं कहूँगा कि लोगों की भावनाओं को समझे, युवाओं की भावनाओं को समझे और अपनी पार्टी के अंदर इन लोगों की बात को उठाएं और वापस इसको अग्निपथ स्कीम को लेकर के जाने के लिए दबाव अपनी पार्टी में बनाएं। मैं उनको, जितने भी पॉलिटिकल लोग भाजपा के अंदर हैं, उनको मैं कहना चाहूँगा। नहीं, हम तो अभी से कह रहे हैं, आज राष्ट्रपति से मिलने जा रहे हैं और हम इस तरीके के की पार्टी नहीं है कि 1 रैंक 1 पेंशन का था वादा, ना रैंक ना पेंशन का है इरादा। तो हम लोगों जो वायदा करते हैं वही हमारा इरादा होता है। हम इनकी तरह नहीं है। बिल्कुल गलत है। सिलेक्टिव लीकेज के खिलाफ में मैंने अभी बताया है कि विवेक तनखा ने हमारे लीगल डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस भेजा है निर्मला सीतारमण जी को, अमित शाह जी को और राजनाथ सिंह जी को, और ये बताया है किरण रिजिजू जी को, ये बताया है कि ये सेलेक्टिव लीकेज नहीं होना चाहिए और किस तरीके से ये सेक्शन 66 पीएमएलए के खिलाफ में जाता है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स इसमें साइट करी गई हैं कि सेलेक्टिव लीकेजेस नहीं होनी चाहिए और क्यों सेलेक्टिव लीकेज होने से इन्वेस्टिगेशन कैसे प्रभावित होता है, और ये पब्लिक ट्रायल नहीं होना चाहिए और नरेटिव सेट करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए जो कि सेलेक्टिव लीकेज से करी जा रही है। और इसके खिलाफ में हम लोगों ने हमारे विवेक तनखा जी ने लिख करके भेजा है। दूसरी बात जो आपने कहा है कि ब्यूरोक्रेट्स का इस सरकार के अंदर जो दखल है और जो पूरी पॉलिसी के ऊपर उन लोगों का बनाने का कब्जा है। हमारा देश लोकतंत्र है और लोकतंत्र के अंदर सबसे महत्वपूर्ण लोगों की सोच और लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स की होनी चाहिए, ना कि एग्जाम पास करके आए हुए बाबुओं की, ब्यूरोक्रेट्स की होनी चाहिए। लोकतंत्र के अंदर अगर चुने हुए प्रतिनिधियों का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता तो लोकतंत्र फिर किस बात का? फिर तो सिर्फ एग्जाम हो और एग्जाम के अंदर जो पास हो जाए वही अपने देश के अंदर पॉलिसीज बनाएं। इलेक्शंस तो फिर क्यों हम पैसा इलेक्शंस के ऊपर, सरकारी और हम लोगों का पैसा क्यों इलेक्शंस के अंदर खर्च हो? अगर लोकतंत्र के अंदर चुने हुए प्रतिनिधियों की ही से ना हो, पार्लियामेंट के अंदर ही इंपॉर्टेंट चीजों का डिस्कशन और डिबेट ना हो, सेलेक्ट कमेटीज के सामने ही अगर इंपॉर्टेंट चीजों की डिबेट और डिस्कशंस ना हो, तो फिर लोकतंत्र किस बात का रह जाएगा? और इसीलिए हम कहते हैं कि ये कोई एक चीज को आइसोलेशन में नहीं देखना चाहिए। हमारे प्रमुख विपक्षी पार्टी के दफ्तर पर जो हमला होता है, पुलिस अंदर आती है, तो वो भी लोकतंत्र खत्म करने की साजिश। चुने हुए प्रतिनिधियों का कोई भी किसी भी प्रकार की कोई से पॉलिसी के अंदर ना हो, यह भी लोकतंत्र खत्म होने की निशानी। प्रधानमंत्री तो हमेशा से इस बात को कहते आ रहे हैं। जब 3 काले कानून लेकर के आए थे उस वक्त भी यही कहते थे कि इनको गुमराह किया जा रहा है, इन लोगों को जो प्रदर्शनकारी थे उनको खालिस्तानी बताया गया, फिर उसके बाद में वापस लिया, माफी मांगी। नोटबंदी के टाइम के ऊपर भी ये कहा गया कि इस नोटबंदी से काला बाजारी कम हो जाएगी, 2 नंबर का पैसा कम हो जाएगा, उल्टा होना शुरू हो गया। तो ये प्रधानमंत्री पहले बताएं कि वो जितनी भी पॉलिसीज वो लेकर के आए, कोई एक पॉलिसी बता दे जो सक्सेसफुल हुई हो।
यही तो हम कह रहे हैं कि सिर्फ अधिकारियों से ही बात करी गई है। लोकतंत्र के अंदर सिर्फ अधिकारी नहीं होते हैं, लोकतंत्र के अंदर अधिकारी से ज्यादा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, जनता होती है। क्या ये अग्निपथ की स्कीम का डिस्कशन किसी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म में लोगों के बीच में या पार्लियामेंट में या सेलेक्ट कमेटी में कहां पर पे हुआ है? मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से हमारे जनरल विपिन रावत का ये टोटली उल्टा कहना था। नोटबंदी में 60 बदलाव 50 दिन में किए गए। आपने जो कहा ना कि अच्छी स्कीम्स प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, तो नोटबंदी में 60 बदलाव 50 दिन में करे गए। जीएसटी के अंदर 376 बदलाव 10 महीने में किए गए। तीनों जो काले कानून किसानों के थे पूरे के पूरे वापस ले लिए गए। सीएए का रूल्स अभी तक के 2.5 साल के बाद नोटिफाई नहीं हुए। और अग्निपथ के अंदर पिछले 5 दिनों के अंदर 11 बदलाव किए गए। तो ये जितने भी बड़े बड़ी चीजें करी गई हैं, ये बगैर सोचे समझे, जब प्रधानमंत्री जी बगैर पब्लिक डिस्कशन, बगैर पब्लिक डिस्कोर्स, बगैर चुने हुए प्रतिनिधियों के जब करेंगे और सिर्फ अधिकारी एयर कंडीशन कमरों में बैठेंगे तो यही होगा।